आज हमारे साथ एक सेल्फ ओरिएंटेड लेडी लीडर गीतांजलि जी हमारे साथ जुड़ेंगी आपको LPNT के बारे में और कैसे कैसे आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक ऐसी लेडी लीडर गीतांजलि जी जिन्होंने खुद के दम पर यहाँ पर लगभग बहुत कम समय में 50 करोड़ का से ज्यादा का बिजनेस LPNT में किया है। खुद से उन्होंने LDP अपनी टीम की LDP सिर्फ अपने लेवल पे की है और प्रोजेक्ट में भी बहुत अच्छी अहमियत रखते हैं, सीनियर ब्लॉकचेन ट्रेनर हैं। तो मैं आप सभी के तरफ से गीतांजलि जी का स्वागत करता हूँ और गीतांजलि जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। Thank you so much, sir. Thank you for inviting me today. Zoom sessions मैं वेट करती रहती हूँ कि कब मौका मिले सबसे कनेक्ट करने का। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जिनको काफ़ी टाइम से वेट करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो थोड़ा टेक्निकल फ्रंट पे रहेगा। मैं आप लोगों के साथ मेजरली आज अपडेट्स शेयर करना चाह रही हूँ, अपडेट्स रिलेटेड टू आवर प्रोजेक्ट कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। एंड हो सकता है ये अपडेट्स आप सुन चुके हैं, लेकिन आज हम डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे कि ये होती क्या है और ये अपडेट्स हमें किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाले हैं लॉन्गर रन में। सो आर वी ऑल सेट? एंड जहाँ पर भी आप लोगों को लगे कनेक्शन टूट रहा है या आप लोगों को लगे कि ये काफ़ी डीप हो गया, तो यू कैन ऑलवेज inform me. So without further ado, let's start. सबसे पहले वेलकम एवरीवन एंड वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन कोशिश करेंगे इसको एज इजी एज पॉसिबल बनाने की। तो सबसे पहले हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों को, या खुद को भी हमने जिस प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया है, दैट इंडस्ट्री इज नोन एज क्रिप्टो करेंसी। हमारे कंट्री में इसको एज अ क्रिप्टो एसेट बोला जाता है, बट जब ये मार्केट में या जब ये इस दुनिया में आई तो क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में आई। और ये होती क्या है, क्या इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, लेट्स डिस्कस। तो अगर मैं पहले क्रिप्टो करेंसी पढ़ूं तो डेफिनेशन के हिसाब से इट इज द नेम गिवन टू अ सिस्टम दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो व्हाट्सएप सब चलाते हैं यहाँ पे, इसीलिए शायद बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो व्हाट्सएप चलाने वालों को ये पता है कि आज अगर कोई ए इंसान बी इंसान को मैसेज भेज रहा है, लेट्स से हमने जूम मीटिंग का इनवाइट भेजा, तो आपने जब भी दूसरे इंसान को जूम मीटिंग का इनवाइट भेजा तो जो आपने मैसेज बनाया और जो उनके पास मैसेज गया वो सेम होता है, वो सेम होता है। लेकिन जो बीच में व्हाट्सएप की फॉर्म बैठी है जिनके थ्रू ये मैसेज आपका दूसरे इंसान के पास पहुंचा, उनको ये कभी भी मैसेज रीड नहीं हो पाए, उनके लिए ये एज अ कोड जाएगा। तो उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, जो सिर्फ ये श्योर करती है कि जिस इंसान ने जिस इंसान को जो चीज भेजनी है, केवल वही इंसान इस चीज को हैंडल करे या रिसीव करे। उसके बीच में जो भी चैनल यूज हो रहा है उसमें ये चीज किसी को भी इंटरफेयर कोई भी ना कर पाए, तो उस चीज को हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। सिमिलरली आज अगर आप एक टोकन दूसरे टोकन को दूसरे किसी इंसान को भेजते हैं तो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो क्रिप्टोग्राफी होती है, इसीलिए इसको एक सिक्योर मीडियम माना जाता है। सो क्रिप्टोग्राफी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट इनटू अनइंटेलिजिबल टेक्स्ट। एक आम से टेक्स्ट को किसी टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सो दैट उसकी सिक्योरिटी बढ़ा सकें, इसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। और जो सिस्टम इस टेक्निक को यूज करके एक करेंसी बना के उसको ट्रांसफर या एक्सचेंज की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। सो आई थिंक वी आर वेरी क्लियर कि हमारे यहाँ पे दो सवाल आंसर होते हैं। पहला कि हमारी टेक्नोलॉजी इसमें कौन सी यूज होती है, दूसरा कि क्यों ये सेफ है। ये सेफ इसीलिए है क्योंकि हम क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान लिया, क्रिप्टोग्राफी के बारे में जान लिया, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी पर ये दोनों चीजें चलती हैं उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन।
डोंट माइंड मी, मुझे पता है यहाँ पे अगर 607 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनमें से 607 लोगों को पता होगा कि ब्लॉकचेन क्या होता है। तो हो सकता है कईयों को ये बहुत ही रिडंडेंट लगे कि हम लोग बार बार वही चीज सीखते हैं, बट कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सुन लिया कि ब्लॉकचेन होती है, चेन बन जाती है ब्लॉक्स की, लेकिन कई बार हम एक इम्पॉर्टेंट सी चीज मिस कर देते हैं। तो उसी के लिए हम ये शुरू करते हैं ताकि बेस बन जाए, सो दैट हम आगे काफी सारी चीजें अच्छे से समझ सकें। सो ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है? अगर मैं नॉर्मल भाषा में आपसे बात करूं तो हर वो इंसान जो आज की डेट में बिजनेस करता है या जॉब करता है या जिसका बिजनेस ये बैंक अकाउंट है, जो भी कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी स्टेटमेंट्स हम सबके पास होती है, राइट? होती है कि नहीं? तो जिन जिन लोगों के पास ये स्टेटमेंट्स आती हैं वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स टैली करते हैं कि इतना मेरे पास था, उसमें से इतना यहाँ गया, इतना यहाँ गया, इतना यहाँ गया। तो ये सारी चीज को हम बेसिकली अगर हम लैंग्वेज में बोले तो हम खाता बनाते हैं या हम खाता चेक करते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक लेजर है, ये अकाउंटिंग पब्लिक लेजर हमारे लिए ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाता है। हमें क्या करना है, हमें केवल अपना नॉर्मल ट्रांजैक्शंस करनी है और ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड बन जाएगा उसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब ये हमारा ब्लॉकचेन दूसरे रिकॉर्ड से डिफरेंट कैसे है? जो हमारे दूसरे रिकॉर्ड्स होते हैं जो हम घर पे किसी डायरी में या अकाउंट बुक्स में या लैपटॉप्स पर बनाते हैं, वो सिक्योर्ड नहीं होते। जो भी इंसान आपकी डायरी पेन उठा के लेके जाएगा वो पूरा का पूरा उसके पास है। ब्लॉकचेन सिक्योर कैसे है? आपका जो भी डेटा ब्लॉक्स में एंटर हो गया वो ना तो एडिट होगा, ना डिलीट होगा, ना उसको आप कहीं गायब कर सकते हो, ना उससे छुपा सकते हो। इट विल ऑलवेज रिमेन देयर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जितेंद्र सर ने अगर मुझे आज एक प्लॉट सेल करना है लेट्स से 20 लाख रुपए में, तो वो प्लॉट की एंट्री जो है एक ब्लॉक में क्रिएट हो जाएगी और उसमें क्या आएगा कि जितेंद्र सर ने, ही वाज द सेलर, गीतांजलि सिंगला इज द बायर, कितने की पेमेंट पर कौन सा प्लॉट किस तारीख को सेल आउट, वो ब्लॉक क्रिएट हो गया जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। उस ब्लॉक से जब मैं आगे किसी को भेजूंगी तो वो ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ जाएगा और जब ये चेन बनती है इसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जो सबको पता है, लेकिन अगर हम इसमें जोड़ें कि इसमें होती क्या क्या चीजें, किन 3 चीजों से ब्लॉकचेन बनती है? डेटा। डेटा क्या है यहाँ पे कि जितेंद्र सर ने गीतांजलि को इतने रुपए में एक ब्लॉक बेचा, राइट? हैश ऑफ द ब्लॉक। हैश क्या होगा? आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। अब यहाँ नीचे एक फोटो है स्क्रीन पे, ये हमारा ERC20 जो हमारी ईथर स्कैन है उसी का ही एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो फोकस कीजिए, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हैश जनरेट हुआ है जो एक ट्रांजैक्शन का यूनिक कोड है। उसके बाद अगर आप आगे देखिए, फ्रॉम और टू, किसी से किसी को इतनी क्वांटिटी ट्रांसफर हुई। तो कहने का मतलब अगर हम देखें तो एक अकाउंट का एक ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन हैश जनरेट होता है जिससे पता चलता है कि वो ब्लॉक की कड़ियां किस किस से जुड़ी। अब यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें हमारा हैश बनेगा वो प्लॉट जो मुझे जितेंद्र सर ने बेचा, राइट? अब वही प्लॉट जब मैं आगे बेचूंगी तो वो कड़ी जुड़ जाएगी उस अगले ब्लॉक से। तो 3 चीजें, डेटा, हैश ऑफ द ब्लॉक, जब मैंने वो एंट्री करी, जब हमारी वो बीच में हमारी ट्रांजैक्शन हुई तो उस ब्लॉक का एक कोड बना। अब वही ब्लॉक जब मैं आगे बेचूंगी तो पिछले ब्लॉक का जो हैश है वो नेक्स्ट ब्लॉक से ज्वाइन कर लेगा और तब बनेगी हमारी ब्लॉकचेन। और आई नो ये सबको पता है कि फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ब्लॉकचेन वो हमेशा उसको बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक, और वो कभी भी किसी प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्ट नहीं होता। वो पहला ब्लॉक है, उसके बाद ही सारे ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं। अब ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर 90% लोगों को पता है। ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है, क्या नया बता रहे हो आज। सो लेट्स से हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करती है ब्लॉकचेन। अब प्लीज जो भी लोग स्क्रीन देख रहे हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये इतने बड़े बड़े वर्ड्स या इतनी टेक्नोलॉजी ये सब क्या है। सिंपल सी भाषा में देखते हैं। समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजैक्शन, किसी ने ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करी ब्लॉकचेन के ऊपर। मैं ये इसीलिए बता रही हूँ कि आज हम क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को जानते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हैं।
लेकिन कल जब ये हेल्थ केयर में, वोटिंग में, स्कूल्स में, रियल एस्टेट में, बाकी इंडस्ट्रीज में लगेगी, तो तब हम इसको अलग तरीके से समझने थोड़ी ना चाहेंगे। हमें तब भी पता होगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट करता है, वो ट्रांजैक्शन सीधा जाती है P2P नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क पे, जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स रहते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं नोड्स। उनके पास ये ट्रांजैक्शन जाती है, वो लोग इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं। जब वो नोड्स इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देते हैं, तो एक वेरीफाइड ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है कि उसके अंदर हमारी चीज क्या है, क्या वो एक प्लॉट की ब्लॉक है, क्या वो ट्रांजैक्शन किसी क्रिप्टो करेंसी की है, क्या वो एक डेटा का रिकॉर्ड है। तो जिस इंडस्ट्री में वो ब्लॉकचेन लगेगी, उस इंडस्ट्री की वेरिफिकेशन होगी। उस वेरिफिकेशन के बाद एक ब्लॉक बन जाएगा और वो ब्लॉक अपने प्रीवियस ब्लॉक के साथ जुड़ जाएगा नीचे, और तब हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने इसमें क्या समझा कि ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक एडेड एडवांटेज है हमारा, सिर्फ क्योंकि ये टेक्नोलॉजी शानदार है। इस टेक्नोलॉजी की यूज की वजह से आज एक ऐसी इंडस्ट्री फॉर्म हो गई है जिसने एक पूरी दुनिया को छोटा सा विलेज बना के रख दिया। क्यों? क्योंकि आज आपके लिए यूएस, कनाडा, दुबई, सिंगापुर बहुत पास हो गए हैं। यू डोंट हैव टू पे फॉर कन्वर्जन्स। आपको ये टेंशन नहीं है कि आप एक टाइम पे कितना फंड लेके जा सकते हो, उसको स्टोर कहाँ करना है। ऑल दीज थिंग्स आर इजी, और ऑल थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी। अब हमें समझ में आ रहा है कि ब्लॉकचेन कैसे काम करे। मीनवाइल मैं आगे बढ़ूं उससे पहले प्लीज, अब हमें समझ में आया कि ब्लॉकचेन कैसे करती है। अब हम आगे समझेंगे 4 चीजें। अब स्क्रीन देखने में ऐसे लगेगा कि बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर हम आराम से इस चीज को समझेंगे तो बहुत मजा आएगा, और दिस इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। हम ये वर्ड्स डेली लाइफ में, डेली मीटिंग्स में इतने सुनते हैं। कई लोग तो सिर्फ सुनने के बाद नॉड कर देते हैं, जो मेरे जैसे होते हैं। जब मैंने पहली बार ऐसे वर्ड सुने थे तो मैं, हाँ ठीक है, मुझे भी आइडिया है, बट जरूरी नहीं है कि सबको पता हो। तो कोई इसमें वो नहीं है कि हम लोग एक सिंपल वर्ड्स के तरीके से लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एक अपडेट है मार्केट में कि हम लोग मल्टी चेन यूज करने जा रहे हैं। हम ERC20 से BEP20 पे शिफ्ट हो रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। काफी कंफ्यूजन चल रही है, राइट? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक मल्टी चेन होती क्या है। हमने क्या जाना, ब्लॉकचेन क्या होती है, राइट? अब मल्टी चेन क्या होती है? मल्टी चेन वैसे तो नाम ही बता रहा है कि एक से ज्यादा चेन्स को मल्टी चेन बोलते हैं। मल्टी चेन जो है, हम डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। मल्टी चेन का पर्पस क्या होता है कि एक से ज्यादा चेन पर आना। मेन पर्पस फीस रिडक्शन और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना होता है। सिंपल सी बात है कि हम ERC20 पर अपना टोकन देख रहे हैं। अभी तक हमने बोला कि ERC20 टोकन में टेक्नोलॉजी हमें द बेस्ट मिलती है, उसके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बट उसमें इशू क्या है कि जो छोटे अकाउंट होल्डर्स हैं या जिनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही कम है और वो अपना मंथली विड्रॉल लेने के लिए $15 से $20 की फी देते हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आपके पास $25 से $30 की या 30 टोकन की विड्रॉल है, उसमें से आप $15 से $20 पे कर रहे हैं, दैट इज अ ह्यूज पॉइंट ऑफ मनी, राइट? तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने मल्टी चेन चूज किया। मल्टी चेन मतलब हम ERC20 पर भी रहेंगे और BEP20 पर भी रहेंगे। अब मैंने बोल दिया ERC20, BEP20, लेकिन ये होते क्या? आता ही होगा ना सबके मन में सवाल, व्हाट इज बेसिकली ERC20, व्हाट इज BEP20? हम ये क्यों बात करते हैं? हम ये चीज समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। अब आप में से, मैं बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, लेकिन जवाब आई नीड आंसर फ्रॉम दिस, कि आप में से कितने लोग घर पे AC या लाइट ऑन करते हैं? सब करते हैं? सब करते हैं ना, राइट? उसमें हम करते क्या है, हम एक लाइट ऑन करते हैं और लाइट ऑन हो जाती है। हमने AC की स्विच ऑन करी और AC ऑन हो जाता है। हमने क्या किया, हमने केवल स्विच को ऑन किया और ऑटोमेटिकली वो कमांड रन हो गई। कैसे? लेकिन बैकएंड पे क्या हुआ, हमने जैसे स्विच ऑन की वो करंट लाइट तक गया, फिर लाइट ऑन, राइट?
तो कुछ इनपुट करने से अगर हमारी ऑटोमेटिक आउटपुट निकल के आ रही है, उसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब यहाँ जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक प्रोग्राम जो ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड है और वो तब चलता है जब प्री डिटरमाइंड कंडीशंस मीट हो जाती है। अब प्री डिटरमाइंड कंडीशंस मतलब जो पहले से तय करी हुई कंडीशंस हैं, जब वो मीट हो जाएंगी उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट रन करेगा। अब जिस एग्जांपल की मैं बात करूं कि आपने स्विच ऑन करी और एसी चल पड़ा, तो उसमें आपकी इनपुट क्या थी, जब प्री डिटरमाइंड कंडीशन क्या थी कि आपको स्विच ऑन करनी पड़ेगी। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे एसी चल जाएगा, राइट। तो ऑटोमेटिक आउटपुट है डिवाइस का चलना, लेकिन प्री डिटरमाइंड कंडीशन है हमारा उसको ऑन करना, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप किसी एक्सचेंज पे बिड डालते हैं, आपने बिड डाली कि मुझे $10 पर एलपीएन टोकन परचेज करना, तो जैसे ही एक्सचेंज पे प्राइस $10 होगा, क्या आपको वापस जाके उसको कंफर्म करना पड़ता है या वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है? अगर वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है तो दैट इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कोई भी छोटी सी प्री डिटरमाइंड कंडीशन करते ही, फुलफिल करते ही आपको एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे ही आपने दोबारा उसको बेचने की डाली आस्क कि मुझे $101 पे सेल करना है, तो जैसे ही मार्केट का प्राइस 101 होगा, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब जो मैं ERC-20 और BEP-20 की बात कर रही हूँ, ERC-20 भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे चलता है। BEP-20 वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे चलता है। तो जब आप ERC-20 का एड्रेस चूज करके किसी को टोकन ट्रांसफर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो इथेरियम पे क्रिएट हो जाएगा। जब आप बाइनेंस को यूज करेंगे तो वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे क्रिएट हो जाएगा। अब एक सवाल मेरा आप लोगों से है कि क्या आप लोगों को ये लगता है कि आज हम ERC-20 पर 8 करोड़ टोकन्स की सप्लाई लेके बैठे, कल को हम अगर बाइनेंस पे आते हैं, वहां पर भी हमारी टोटल सप्लाई 8 करोड़ ही दिखेगी, तो क्या हमारी टोटल सप्लाई 16 करोड़ है? हमारी जो टोटल सप्लाई है वो 8 करोड़ ही रहेगी। इसी का मतलब होता है मल्टी चेन। हमने वही डेटा उठाकर एक नई ब्लॉकचेन पे डाला। हमारा सिर्फ पर्पस ये है कि जब हम BEP-20 एड्रेस चूज करेंगे तो हमारी जो ट्रांजैक्शन फी है वो बहुत कम लगेगी। अब इस चीज में प्लीज कोई भी क्वेश्चन ना करें, मतलब डाउट ना रखें कि हमारी सप्लाई बढ़ रही है, हमारा ये हो रहा है वो हो रहा है। जो BEP-20 है वो इसी तरीके से क्रिएट किया गया था कि वो ERC-20 का एक्सटेंशन रहे। तो जो भी फीचर्स ERC-20 के हैं वो सभी फीचर्स BEP-20 के भी हैं, बस उसमें फी कम। नाउ लेट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया टेक्नोलॉजी को, अब हम डिस्कस करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को, कि हमारा डिसेंट्रलाइज्ड होना क्या है। कोई भी चीज डिसेंट्रलाइज्ड होने का मतलब है कि उसको कंट्रोल करने वाली कोई एंटिटी नहीं बनी, उस पर कंट्रोल केवल उस इंसान का है जो उस फील्ड में एंटर होता है। तो इसका सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका यही है कि आपको अगर फ्री एंट्री फ्री एग्जिट की सुविधा मिल जाए, अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर आपकी खरीदी हुई चीज रेडीली बिक रही है, तो वो एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो अगर हम बात करें एक्सचेंज क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के पेयर्स के साथ हो। हम डिजिटली भी कर सकते हैं, हम अपनी फिएट करेंसी को यूज करके भी वो एक्सचेंजेस यूज कर सकते हैं। और ये एक्सचेंजेस पैसा कैसे बनाते हैं, जब भी बायर और सेलर बिड डालते हैं या आस्क डालते हैं, तो जो भी फीस या कमीशन कटते हैं वो सारी इनकी कमाई है। तो अभी एलपीएन टोकन इज रेडिली ट्रेडिंग ऑन 4 एक्सचेंजेस, जिसमें से 2 हमारे इंटरनेशनल हैं और 2 इंडियन एक्सचेंजेस हैं, प्रोबिट ग्लोबल, बिट्रिक्स ग्लोबल और इंडियन आर्ट, कॉइन बाजार एंड बायोकॉइन। तो मेरा आप लोगों से आज कनेक्ट करने का मतलब ये है कि जब हम टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो हमारे लिए ट्रेडिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए।
सब लोग एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि अकाउंट्स क्रिएटेड हो, केवाईसी डन हो, और बिट्रेक्स ग्लोबल जैसा बढ़िया एक्सचेंज जब हमें मिला है उसकी यूटिलिटी हमें ही करनी, बीइंग द वर्चुअल कम्युनिटी, बीइंग द फिजिकल कम्युनिटी, ईच एंड एवरी। चलिए, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो कहीं ना कहीं हम पहले भी डिस्कस कर चुके, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो इसके बाद जो मैं बताऊंगी आपको वो काफी नई चीजें होंगी हमारे लिए। अब हम बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप की। सब लोग हैं कॉइन मार्केट कैप। आज मेरे साथ 630 समथिंग पीपल जुड़े हुए हैं, लेट्स अज्यूम 630 मान के चलते हैं। तो अगर आप लोग रोज कॉइन मार्केट कैप चलाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये होता क्या। बेसिकली कॉइन मार्केट कैप एक दुनिया की इस इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा रेफरेंस और प्राइस ट्रैक करने वाली वेबसाइट बन चुकी है। और खासियत क्या है इसकी, आप मेरा हाईलाइटेड टेक्स्ट पढ़िए कि ये ब्रैंडन शेज ने फाउंड किया 2013 में, और ये इतना ट्रस्टेड सोर्स बन चुका है इंस्टीट्यूशंस का, मीडिया का, क्रिप्टो की नॉलेज लेने के लिए कि आज की डेट में यूएस गवर्नमेंट भी इस वेबसाइट को यूज करके डेटा ले। तो जब हम बोलते हैं कि मार्केट में 4.5 लाख से ज्यादा क्रिप्टोज हैं, ये है वो है, तो दैट इज ऑल ट्रू। अगर हम देखें नीचे स्क्रीनशॉट पे तो हमारे इस वेब पोर्टल पर 19,000 क्रिप्टोज हैं केवल, जिसमें से हमारा जो हमारा रैंक है इट इज मोर देन, मतलब इट इज लेस देन 4,000 क्रिप्टोज, व्हिच इज अ बिग डील। इस पे टोटल 511 क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो रैंक हैं, जो वेरीफाइड हैं। अगर हम उनमें से कुछ में भी आते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज एक्सचेंजेस इतने हैं जिसकी बात नहीं। और कॉइन मार्केट कैप में कहीं ना कहीं क्राइटेरिया वर्चुअल कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप लोग सब इस वेबसाइट को यूज करते हैं, जब यूएस गवर्नमेंट करती है तो हम नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो प्लीज इसमें जाकर अपना पहले लॉगिन कीजिए और एलपीएन टोकन को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। हम लोग जितने यूजर्स हैं फिजिकली, अगर हम उतने वर्चुअली हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो कहीं ना कहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर है अभी तक? कॉइन मार्केट कैप एक ऐसा जरिया है सर जहां पर डेटा बहुत मिलेगा, डिफरेंट सोर्सेस से मिलेगा, ऑथेंटिकेटेड मिलेगा, और उसमें हमारी ऑडिट रिपोर्ट तक पड़ी है। सर्टिक इज वन ऑफ द अमेजिंग कंपनीज जो ऑडिट रिपोर्ट करती है। इवन यूएसडी टीथर भी सर्टिफाइड है सर्टिक से, और टीथर का स्कोर इज अराउंड 94 और हमारा स्कोर इज अराउंड 89, जो टॉप मोस्ट करेंसी से कंपैरेटिवली 2-4 पॉइंट्स ही पीछे। तो इट इज अ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनी। अब यहाँ पे काफी लोगों को पता है कि हम डाउ लाने जा रहे हैं, राइट? और काफी सारे लोगों को ये अपडेट काफी टाइम से पता है, और कब हमारा स्टार्ट हो जाएगा, कब तक हम लोग इसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट कर देंगे, ये सारी चर्चाएं होगी। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों के मन में काफी मिसकंसेप्शन है इस चीज को लेके। डेफिनेटली हम एक और सेशन करेंगे जो इस पे और ज्यादा क्लैरिटी देगा, बट आज एक लेमन टर्म में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डाउ होता क्या है। पहली चीज, डाउ का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसके नाम को ब्रेक करते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब हम जान चुके हैं, जिस चीज पे किसी एक इंसान का कंट्रोल ना हो उसको हम डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। ऑटोनॉमस मतलब जिसका किसी को भी पता नहीं चलता, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो डिसेंट्रलाइज है, यानी कि किसी के अंडर कंट्रोल नहीं है, और ऑटोनॉमस है यानी कि वो पब्लिकली नहीं है। दे आर हिडन सोर्स इज देयर, ब्लॉकचेन इज देयर, कमांड इज देयर जो ऑटोमेटिक है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रिवील नहीं होती, उसको हम बोलते हैं डाउ। अब ये डाउ का हमारे प्रोजेक्ट से क्या लेना देना है, हम क्यों इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इससे हमारी करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेट्स डिस्कस। सो एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या स्ट्रक्चर होता है कि ऊपर होती है हमारी सीईओ, फिर हमारी टॉप मैनेजमेंट, फिर हमारे मैनेजर्स आ जाते हैं, फिर हमारे एसेंशियल वर्कर्स आ जाते हैं, फिर हमारे नॉन एसेंशियल वर्कर्स आ जाते हैं। कहने का मतलब हमेशा ऊपर वो होंगे जो बिल्कुल जिनके हाथों में सबसे ज्यादा कंट्रोल है, फिर वो कुछ हायर करेंगे काम करने वाली, फिर उनके नीचे काम करने वाली, फिर उनके नीचे काम करने वाली। ये होता है वन लीगल एंटिटी का नॉर्मल सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर।
अभी तक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी यही है। हमारे पास एक कोर मैनेजमेंट है, कोर टीम है, ट्रस्ट है, कम्युनिटी बी है, कम्युनिटी ए है, राइट। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस पे जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप मैनेजमेंट पे लाई करती है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की हो, चाहे वो फंड मैनेजमेंट की हो। लेकिन जब किसी भी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट में डाओ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो चाहे उसमें कोई डेवलपर हो, चाहे कोई यूजर हो, चाहे कोई एक्सचेंज हो, चाहे कोई भी हो, जो भी उस डाओ की कम्युनिटी का पार्ट होगा, वो सारे के सारे सेम लेवल पर काम करेंगे और जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी वो सबके बीच से होकर एक डिसीजन लिया जाएगा, चाहे वो फंड्स को लेके है, चाहे वो आने वाली एक्टिविटीज को लेके। कहने का मतलब जो भी कम्युनिटी फॉर्म होगी डाओ के लिए, उसके अंदर इसमें फायदा क्या होगा? पहला फायदा कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म किया जाएगा, फिर उस चीज को प्रेजेंट किया जाएगा, फिर उस चीज पे वोटिंग होगी कि जो सबको बेटर लगेगा वही एग्जीक्यूट। तो इसमें फायदा ये है कि जो लोग ग्राउंड लेवल तक टच्ड हैं, जो लोग चाहते थे कि उनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, वो सब लोग इसमें अपॉर्चुनिस्टिकली काम कर पाए। और इसका सबसे ज्यादा यूज ये है कि ये ब्लॉकचेन ड्रिवन है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने वाली चीज है। और इसके सबसे अच्छे एग्जांपल आज की डेट में डैश जैसे क्रिप्टो करेंसी है, तो दे आर आल्सो फॉलोइंग सेम कॉन्सेप्ट। तो हम जब ये कॉन्सेप्ट मार्केट में लेके आएंगे, जबकि हमारी स्ट्रेंथ है हमारी फिजिकल कम्युनिटी, और उसमें डाउ इम्प्लीमेंट करना वुड बी अ चेरी ऑन द केक। तो ये हमारा एक अपडेट है। तो जैसे ही हमारा अपडेटेड वाइट पेपर हमारा लॉन्च हो जाता है, प्लस हम लोग बाइनेंस पे आ जाते हैं, उसी का नेक्स्ट स्टेप होगा डाउ की इम्प्लीमेंटेशन। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड में चलते हैं। वर्ड ही बोलूंगी बिकॉज ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, मुझे काफी इंटरेस्ट है ऐसी चीजों में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जब इन चीजों को और पढ़ें तो आपको अच्छा लगे। अब हम बात करने जा रहे हैं मेटावर्स की, और मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ इससे पहले कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा अपडेटेड वाइट पेपर आ रहा है, उसके अंदर हमने रोड मैप नया डिफाइन किया है आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। तो उस रोड मैप में इंक्लूडेड है कि वी विल बी MLPMT, दैट इज मेटा टोकन। हम लोग अपना ही मेटावर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। अब मेटावर्स बहुत लोगों ने सुना है, मेटावर्स, NFT, डाउ, ये वर्ड इतना कॉमन हो गया है कि इसकी समझ आना ना आना एक चीज है, लेकिन इसके बारे में पता सबको। सेम थिंग जैसे क्रिप्टो करेंसी किसी को समझ आए ना आए, बिटकॉइन सबको समझ में आता है, राइट। उसी तरीके से आज की डेट में मेटावर्स एक ऐसा शब्द है जो समझ सबको आ रहा है, पता सबको है, लेकिन कहीं ना कहीं समझने में प्रॉब्लम है। तो आप में से कितने लोग मॉल वॉल में जब जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ना साइड पे वो यूनिट्स लगा के बैठे होते हैं जहां आपको एक वर्चुअल गियर देते हैं। वर्चुअल गियर देते हैं, उसको आप लगाइए, वो आपको हेलीकॉप्टर, ये क्या कहते हैं, रोलर कोस्टर राइड्स पे लेके जाएंगे या एक डिफरेंट दुनिया में लेके जाने का एक्सपीरियंस देते हैं। अगर आपको मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है तो बॉटम राइट पे देखिए, जो मैं गियर की बात कर रही हूँ। होता क्या है, जैसे ही आप उस गियर को लगाते हैं, आप कोई भी उसमें वीडियो प्ले करेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि आप उसी दुनिया में। और जैसे ही आप उस दुनिया में एंटर करते हैं, जो बाकी लोग आपको देख रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि आपको क्या हो रहा है, लेकिन आप उसी तरीके से आपकी बॉडी मूव होती है, उसी तरीके से आपको, अगर कोई हॉरर मूवी चल रही है तो आप डरते हो। तो ये सब इसीलिए होता है कि क्योंकि हमारा माइंड इतना कन्विंस्ड होता है कि हम एक रियलिटी में, लेकिन वो रियलिटी होती नहीं, वो वर्चुअली हो रहा है हमारे आसपास। और दूसरी रियलिटी होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। शायद आप में से कुछ लोगों ने पोकेमॉन करके गेम आई थी, जिसमें आपको अपने फोन का कैमरा ऑन करना रहता है और वो कैमरा आप आसपास घुमाते हो तो आपका घर, आप जैसे घर में बैठे तो आप अपने घर पे कैमरा ऑन कीजिए, आप पूरे आसपास अपने कैमरा से स्कैन कीजिए, आपको प्रॉपर अपना घर ही दिखेगा, लेकिन कहीं एक दूसरी जगह पे छोटा सा पोकेमॉन छुपा हुआ मिल जाएगा उस कैमरा के अंदर। वो रियलिटी में नहीं है, लेकिन आपके कैमरा में आपको नजर आ रहा है और आपको वो कैच करना है। ये गेम बनाई थी ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड। तो आज की डेट में ऑगमेंटेड रियलिटी कहाँ यूज हो रही है? जो फर्नीचर की एप्स होती है, जैसे पेपर फ्राई है, या बहुत सारी फर्नीचर की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है जहाँ पे लोग फर्नीचर बाय करते हैं,
आजकल ऐसी एक रियलिटी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है मार्केट में, जिसमें आप अगर एक अलमीरा खरीदना चाहते हैं तो उस अलमीरा को अपनी एप्लीकेशन में देखिए, अपने रूम के अंदर उसको आप वहां इमेजिन करके देख सकते हैं अपने कैमरा के थ्रू कि वो आपके रूम में कैसी नजर आएगी। इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। आई नो काफी लोगों को लग रहा होगा कि जो मैं बोल रही हूँ क्या वो सच है भी कि नहीं। तो यही मजेदार बात है इस दुनिया की कि होता क्या है, आप लोगों को सिर्फ इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करना है मेटावर्स के लिए। जब आपकी वर्चुअल रियलिटी और आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी कंबाइन हो जाते हैं तो इनको हम मेटावर्स बोलते हैं। सही बात है, स्नैपचैट पे काफी फिल्टर्स आते हैं और काफी सारे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम फिल्टर्स भी आते हैं जहाँ पे वो लोग एलियंस के साथ डांस कर रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ भी कर रहे होते हैं। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर्स। इनको जब आप वर्चुअल रियलिटी के साथ कंबाइन करते हो तो हमारा मेटावर्स क्रिएट हो जाता है। और इसी चीज पे सबसे ज्यादा काम चल रहा है फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, ये एप्पल की तरफ भी, एवरीवन इज वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये बहुत मजेदार चीज है कि किसी ने एक वीआर गियर लगाया और वो एक अलग दुनिया में पहुंच गया, लेकिन इसका क्रिप्टो करेंसी से क्या लेना देना है ना क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग समझ गए कि मेटावर्स क्या है, लेकिन इसका क्रिप्टो करेंसी से क्या लेना देना है। व्हाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन दिस? हमें इस पे टोकन निकालने की क्या जरूरत है, हमें इसको अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है। अब हर चीज को अडॉप्ट करने का एक रीजन होता है। सबसे पहला रीजन होता है कि उसकी यूटिलिटी बन जाए। आज अगर मैं आपको बोलूं कि इस मेटावर्स को यूज करके आप जो भी चीज सिलेक्ट करोगे उसकी पेमेंट करना क्रिप्टो करेंसी को यूज करके, पहला यूज हमारा होगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपने एक अपनी वर्चुअल दुनिया बनाई, ठीक है। सपोज मैंने अपनी एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाया और मैंने गीतांजलि के नाम पे एक कॉलोनी बना दी जिसमें मैंने प्लॉट्स रख लिए और मैंने उसको इतना प्यारा बना दिया कि आज मैं उसको सेल डाल दूँ उसकी कि आप लोग खरीद सकते हो। तो जो भी इंसान उस वर्ल्ड में जाके उस प्लॉट को खरीदना चाहता है वो इंसान डायरेक्टली जाके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है और जो पेमेंट आएगी रियल में वो आएगी क्रिप्टोस की तरफ। तो ये हमारा यूज है। और जैसे ही वो टोकन्स एज अ पेमेंट गेटवे नोन होने लगते हैं इन टेक्नोलॉजी के साथ, उनको हम मेटा टोकन्स बोल देते हैं या मेटा टोकन्स की तरह इंट्रोड्यूस कर देते हैं मार्केट में। तो ये पर्पस होता है रियलिटी को और एक मेटावर्स को कनेक्ट करने का वाया क्रिप्टो करेंसी। आई होप कि काफी लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद हम एक बहुत ही अच्छी सी चीज और डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो अब जो मैं चीज की बात करी ना, एक बहुत आसान सी वे में बिना किसी डेफिनेशन में जाने के आई टेल यू कि ये होता क्या है। अगर हम देखें नॉन फंजिबल टोकन, NFT हर तरह की मार्केट में हमें यही वर्ड सुनने को मिलता है कि फलानी NFT में इतने करोड़ बन गए, इतने किसी ने इतने की बेच दी, इतने की बेच दी। लेकिन ये होती क्या है? अब जैसे इसका नाम है नॉन फंजिबल टोकन्स, इसका मतलब नॉन का मतलब नहीं, ये फंजिबल टोकन नहीं है। फंजिबल का मतलब क्या है? फंजिबल का मतलब एक समान। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 100 रुपए के नोट की एक गुट्टी है, ठीक है। उसमें अगर मैं पहला, अब ये हम इंटरैक्टिव रखेंगे तो मेरे को सिर्फ ये बताइए कि अगर 100 के नोट की गुट्टी है मेरे पास, तो उसमें जो पहला नोट है या उसका 7th नोट या उसका आखिरी नोट, क्या ऐसा है कि उन सबकी वैल्यू अलग अलग है? कि जो पहले नंबर का नोट है 100 रुपए का वो अलग वैल्यू रखता है, जो लास्ट पे है वो अलग वैल्यू रखेगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कह रहे हैं नो। तो यानी कि सबकी वैल्यू सेम है, सब फंजिबल है, चाहे वो पहले नंबर का टोकन है चाहे वो लास्ट नंबर का टोकन नोट है, उन सबकी वैल्यू 100 रुपए की 100 रुपए ही रहेगी। बट ये सोचिए कि अब मैं वो 100 की नोट की गठरी लेके मार्केट में जा रही थी और वहां पर सलमान खान मिल गए मुझे, और मेरे पास सिंस कोई डायरी या कुछ नहीं था तो मैंने उसमें से एक नोट निकाला और वहां पर उनका ऑटोग्राफ ले लिया एक नोट पे। अब क्या उस नोट की वैल्यू बाकी 100 रुपए की नोट की वैल्यू के साथ मैच करेगी? है तो वो भी 100 रुपए का नोट और बाकी भी 100 रुपए के नोट है, लेकिन क्या उसकी वैल्यू मैच करेगी?
बिल्कुल नहीं करेगी। एग्जैक्टली क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अभी तक वो फंजिबल था, मैंने अभी तक उसकी वैल्यू सेम रखी, लेकिन अब उसमें एक स्पेशल चीज ऐड हो गई जिसकी वैल्यू मार्केट में बहुत है। अब वो कोई डिजिटल आर्ट है, कोई कंटेंट है, कोई मीडिया है, किसी फैन फॉलोइंग वाले इंसान की रिलेटेड कोई ऑटोग्राफ या कुछ भी है, उसको हमने स्पेशल बना दिया। अब आज की डेट में अगर हम उस स्पेशल नोट को सेल करने जाते हैं तो जिस बंदे को वो चीज चाहिए, क्या वो उसके 100 रुपए ही देगा? ऑब्वियसली वो उसकी रीसेल वैल्यू जो है वो 100 से बढ़ेगी। तो इसी को हम एनएफटी बोलते हैं। अगर हमारे पास 8 करोड़ एलपीएन टोकन है, एक टोकन दूसरे टोकन से सेम रेट पे एक टाइम पे सेम रेट पे मिलेगी। अगर मैं आज किसी को कोई टोकन दे रही हूँ और सामने वाला दूसरे इंसान को टोकन दे रहा है, तो उस टोकन की वैल्यू एट द एंड सेम ही रहेगी। जब तक हम लोग उसमें कुछ स्पेशल ऐड नहीं कर देते किसी चीज में, वो नॉन फंजिबल नहीं। अब आजकल आपने देखा होगा क्रिप्टो पंक्स और पता नहीं कौन कौन सी इमेजेस बनाना या कोई डिजिटल कंटेंट बनाना, इसको हम एनएफटी बोलते हैं। इसकी ओनरशिप एक ही इंसान के पास रह सकती है। जैसे अगर आज मैं कोई एनएफटी बना रही हूँ तो ओनर मैं ही रहूंगी, कल जब मैं इसको रीसेल कर दूंगी तो ओनर कोई और हो जाएगा। तो ओनरशिप का सर्टिफिकेट जो है वो सामने वाले इंसान को ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप चाहो तो मैं ये सारी डेफिनेशन अगेन पढ़ सकती हूँ, बट क्रक्स यही है कि हमेशा जो चीज यूनिक है दूसरी चीजों से वो हमारी नॉन फंजिबल है, जो सिमिलर है वो सारी फंजिबल चीजें। सो विद द सेम थॉट लेट्स गो अहेड। अब हमारे जो प्रोजेक्ट के अपडेट्स हैं एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला अपडेट वो है कि हम लोग BEP20 मल्टी चेन पे आ रहे हैं। हमारा अपडेटेड व्हाइट पेपर आ रहा है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा प्रोबेबली दिस मंथ ओनली। एंड जैसे ही उस पर हमारा रोड मैप आ जाएगा अगले आने वाले साल 1.5 साल का, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि कब कब हम क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डाओ की इम्प्लीमेंटेशन। डाओ को इम्प्लीमेंट करते ही काफी सारी चेंजेस आएंगे, फंडिंग के डिसीजंस इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये एक इंटरनेशनल फ्रंट पर बहुत बड़ा स्टेप है। आप देख सकते हैं न्यूज बीटीसी पे काफी सारी न्यूज हमारी पब्लिश होती रहती है, तो एवरीवन इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। हमारा इस पूरी कंट्री का सबसे पहला और सबसे बड़ा क्रिप्टो इवेंट जब हुआ, इस चीज को भी एक कम्युनिटी ड्रिवन टोकन की तरफ पेश किया गया, एक वर्ल्ड के रिकॉग्नाइज्ड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड न्यूज क्रिप्टो न्यूज चैनल पे। तो आप ये सोचिए जब हम डाओ इंप्लीमेंट करेंगे, जब हम मेटावर्स में एंटर होंगे, तो ये कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो इंटरनेशनल लॉबी को इसमें और इंटरेस्ट दिखाएंगे। उसके बाद हम अपनी एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया एनएफटी होती क्या है। एनएफटी का मार्केट प्लेस, अब आप ये सोचिए अगर आज आपके पास ये सुविधा प्रोवाइड हो जाए कि यहाँ बैठे बैठे आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का कोई भी प्लॉट खरीद सकते हैं, तो क्या ये बड़ी बात होगी? एनएफटी मार्केट प्लेस की मैं बात कर रही हूँ कि आप सोचिए आप यहाँ बैठे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी रियल एस्टेट ले सकते हैं। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। अब ये तब ही पॉसिबल है जब हमारा मेटावर्स भी हो, जब हमारी एनएफटी एज इन आज की डेट में हम एक ऐसी मार्केट प्लेस लॉन्च कर दे जहां पर उसकी बैकिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री की हो, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि रियल एस्टेट अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री। उसके बाद हमारा अपना एक गेमिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसमें हम लोग गेमिंग इंट्रोड्यूस करेंगे। अब उसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे 100 लोगों का एक पूल क्रिएट कर दिया गया और इसकी एंट्री फी रख दी $10 ईच, तो जो टोटल कलेक्शन है वो $1000 की होगी। और उसके बाद जैसे ही वो कलेक्शन हो जाएगी, उस 100 में से केवल 3 विनर चूज किए जाएंगे जिनको $700 के वर्थ के रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। जो बाकी $300 हैं वो कंपनी की या प्रोजेक्ट की अर्निंग है। अब उस अर्निंग को भी हम स्मार्टली कैसे यूटिलाइज करेंगे? पहले हम वो $300 की बाइंग क्रिएट करेंगे एक्सचेंज में, उससे क्या होगा? हमारी बाइंग बढ़ी। सेकंड, जो हम उससे टोकन्स बाय करेंगे उनको हम बर्न कर देंगे, यानी कि हमारी सप्लाई घट जाए। तो अब इससे 2 फायदे हुए। पहला फायदा क्या हुआ? हमने यूटिलिटी बढ़ा दी, हमने एक ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म दिया जिसमें लोग इंटरेस्टिंगली जाएंगे
उसमें प्रोजेक्ट की अर्निंग भी बढ़ेगी, दूसरा फायदा, उस अर्निंग से एक्सचेंज पे बाइंग होगी, तीसरा फायदा, और उस बाय किए हुए टोकन्स की बर्निंग हो जाएगी, वो है हमारा चौथा फायदा। तो एक ही यूटिलिटी के साथ हम 4 डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक यूटिलिटी प्लेटफॉर्म आएगा जिसमें काफी सारे ब्रांच होंगे ई कॉमर्स के लिए। ई कॉमर्स चैनल्स के साथ हम एज पेमेंट गेटवेज कनेक्ट होंगे। और सबसे बड़ी न्यूज ये है कि हम लोग अपनी फिजिकल कम्युनिटी को 500 से इंक्रीज करके 2000 मेंबर्स तक लेके जा चुके हैं। तो जो लोग इस टाइम पे वेट कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म की, उनके लिए ये बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि जो स्टेक की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 21 मिलियन टोकन्स की। सो द डिसीजन इज योर्स। अब आई नो मैं आप लोगों को बहुत तंग कर चुकी हूँ, बट लेट्स से 2 और चीजें, और उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं, और जितेंद्र सर भी आ जाएंगे हमारे साथ, तो वो भी अपना एक मैसेज दे सकते हैं। उससे पहले आई वांट टू डिस्कस डेफाई। सबने सुना होगा कि डीफाई है, ये प्रोजेक्ट डीफाई है, डीफाई ये होता है, डेफी ये होता है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज इट? क्या हमने एक बार भी सोचा कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता क्या? क्या एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस? सारी क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है? 2 चीजें होती हैं, एक सेंट्रलाइज फाइनेंस और एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। सेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को अगर कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसके बीच में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व रहेंगी, चाहे वो बैंक है, चाहे वो पेमेंट गेटवे है, चाहे वो कोई एक इंसान हो, तब ही हम जाकर दूसरे इंसान को कोई पेमेंट दे सकते हैं। अब इसका एग्जांपल ये है, इंडिया में बैठा अगर कनाडा में पैसा भेजना चाह रहे हो तो या तो वेस्टर्न यूनियन के पास जाओगे, बैंक के पास जाओगे, किसी एक मीडिएटर के पास जाओगे, जाके सेकंड पर्सन को मिलोगे। अगर आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यूज करते हो तो आपको डायरेक्टली टोकन ट्रांसफर करने हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपका जो फंड है वो पहुंच जाएगा। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होने का मतलब ही ये है कि आपने बीच में से इंटरमीडिएरी को किल कर दिया। अब इसके जो मेन पॉइंट्स है वो ये होते हैं कि पहली चीज, जितने भी बैंक्स की फीस है या फाइनेंशियल कंपनी के चार्जेस हमें पड़ते हैं मीडिएशन की वजह से, वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हम अपनी मनी को बैंक्स की जगह अपने सिक्योर वॉलेट्स में रख सकते हैं, डिसेंट्रलाइज मनी। हमारे पास जब तक इंटरनेट है हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, हमें किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है कि क्या हम इससे ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। और जहां तक मीडिएशन का सवाल है, अगर आप किसी के थ्रू किसी को पेमेंट करते हो तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जबकि अगर आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए करते हो तो वो बहुत इजी हो जाता है, इट गोज विद इन सेकंड्स। तो आई थिंक काफी ये चीजें आज हो सकता है क्लियर हुई हो। एंड आई विल एंड द डिस्कशन टुडे विद ओनली वन थिंग, कि ये भी कहीं ना कहीं हम सुनते हैं वेब 1.0 क्या होता है, 2.0 क्या होता है, 3.0 क्या होता है, और आजकल सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली चीज है वेब 3.0। तो जो वेब 1.0 है उसको बोलते हैं वेब ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सिर्फ जहां पर आप चीजें पढ़ सकते हो, जैसे कि आपकी जीमेल, जैसे ही आप उसमें लॉगिन करते हो आप उसमें मेल्स पढ़ सकते हो, या आप लोग डायरेक्टली गूगल पे जाते हो कुछ सर्च करते हो उसको हम पढ़ते हैं, वो है हमारा वेब 1.0 www। वेब 2.0 वो है जिसमें आप इंटरनेट यूज करके किसी दूसरे इंसान से बात कर सकते हो, जैसे फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, ये सारा वेब 2.0। वेब 3.0 वो है जिसको हम थर्ड जनरेशन का इंटरनेट भी बोलते हैं, जहां पर आप अपने वॉलेट्स को या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को यूज करते हो। तो ये हमारे आज काफी बड़े बड़े डेफिनेशंस क्लियर हुई कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जितना इजी करके बता सकूं, और आई होप आप लोगों को काफी चीजें क्लियर भी हुई होंगी। तो आई थिंक आई शुड हैंड ओवर माय माइक। मीनवाइल एक 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं जो अभी आ रखे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं हाउ मच टाइम दिस टोकन विल टेक टू टच इट्स हाइट्स। इट इज ऑलरेडी ड्रॉप्ड अ लॉट एंड इट इज डाउन सिंस वेरी लॉन्ग। अमन सेठी जी, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका कि हाइट्स किसी भी चीज की डिफाइन नहीं है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ का एक पैटर्न होता है, लो के बाद ही इट टचेस द हाइट, एंड इसके ड्रॉप का भी एक एक्सप्लेनेटरी रीजन है।
और जैसे ही मैच्योरिटीज ओवर होती हैं और जो हमारी नेक्स्ट मैच्योरिटीज हैं उसमें नंबर ऑफ टोकन्स की जो मतलब नंबर ऑफ टोकन्स की अमाउंट जो है वो बहुत कम है, इसीलिए वो कम इम्पैक्ट वाली सेलिंग होगी। तो उम्मीद है कि within this year we'll see a lot of change in the prices. No promises, I can just give hints. Okay. मैम वेब 3.0 क्या है बताना दोबारा। या मैम 3.0 वेब में हमें वो सुविधा मिलती है जहां पर हम अपने डेटा के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरनेट पे जितनी भी क्रिप्टो करेंसी या ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वेब 3.0, वेब 1.0 हमें इंटरैक्शन से रोकता है, वेब 2.0 ने हमें इंटरैक्शन करनी सिखाई, और वेब 3.0 हमारी टेक्नोलॉजी से हमारे लिए इंटरैक्ट कर। उसके अलावा थैंक यू सो मच।